वेलकम टू करियर में कर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं एनके मौर्य। आज मैं आपको गन्ने की फसल के बारे में बताएंगे। और अगर आपको गन्ने की फसल को पूर्णतया समझना है, विधिवत समझना है, तो पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। और उसके बाद भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज घंटे वाली बटन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए। प्लस जितने भी आपके 11वीं और 12वीं प्लस यूपी कैडेट, आईसीआर और बीजी और यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना 100% अनिवार्य है। 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो बहुत पूछे। आइए हम देखते हैं क्या है। और यदि आपको विधिवत जानकारी लेना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमारे संस्थान में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद आइए, तो और भी विधिवत जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं। और बाकी कोई अगर इसमें दिक्कत होती है जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई चीज समझ में ना आए, तो हमारे फोन नंबर दिए रहते हैं नीचे, ये आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कभी भी टाइम, 24 घंटे कभी भी फोन कीजिए, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुगर कैन। शुगर कैन मीन्स क्या होता है? गन्ना। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई कि शर्करा वाली फसलें हैं, तो गन्ना और चुकंदर। गन्ना और चुकंदर किसमें आती हैं? शुगर वाली क्रॉप या शर्करा वाली फसल है। अब इसके अलावा यहीं से क्वेश्चन ये उठ जाता है कि गन्ने से जो चीनी बनाई जाती, कभी कभार उसको पूछ लेते हैं कि कैन शुगर मीन्स क्या होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कैन शुगर को गन्ना कह देते, लेकिन नहीं, कैन शुगर मीन्स क्या होती है? चीनी। क्या होता है मेरे भाई? चीनी। बहुत पूछा जाता है कि भैया कैन शुगर मीन्स क्या होता है? चीनी। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कैन शुगर मीन्स क्या होती है? चीनी। एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे यहीं पे, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर मीन्स क्या होता है? गुड़। गुड़ तो सभी लोग जानते होंगे, आजकल खाई जा रही है और एक खाना भी चाहिए, क्योंकि अगर डेली खाने के बाद आप 50 ग्राम गुड़ खाते हैं तो आपकी थकावट कम होती है और आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। नेक्स्ट आते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम लेते हैं कि इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो बहुत पूछा जाता है सेक्रम, सेक्रम स्पीसीज। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक नहीं कई जातियां पाई जाती है। यहाँ पे सिंगल पी अगर लिखा हो तो उसका मतलब एक, और डबल पी का मतलब ये होता है एक नहीं कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फैमिली इसकी क्या होती है मेरे भाई? नई फैमिली है पोएसी। गन्ने की फैमिली क्या है मेरे भाई? पोएसी। और पुरानी फैमिली क्या है? ग्रेमनी। और गुणसूत्रों की संख्या जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वो कितनी पाई जाती है? 80। वर्जिन प्लेस क्या है? बहुत पूछा जाता है न्यू गुइनिया। क्या है मेरे भैया? न्यू गुइनिया। या कभी कभार अगर ये नहीं आता है तो पूछ दिया जाता है ओसिनिया। क्या पूछ दिया जाता है? ओसिनिया। बहुत पूछा जाता है ओसिनिया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है कि भैया गन्ने की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। विश्व में गन्ने की 5 जातियां पाई जाती हैं। भाई मैंने आपको बताया विश्व में गन्ने की 5 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 की खेती की जाती है। कितने की? 3 की खेती की जाती है और 2 जंगली हैं। कैसी है मेरे भैया? जंगली हैं। अब बात आती है मेरे भाई कौन सी मेरे भाई खेती कर, किसकी खेती की जाती है और कौन जंगली है। तो भैया लिख लेते हैं सेक्रम। बहुत पूछा जाता है सेक्रम ऑफिसिनेरम।
दूसरा आपका आता है, इसको बोलते हैं नोबल केन। नेक्स्ट आपका आता है सेक्रम बार बेरी, भारतीय गन्ना। तीसरा सेक्रम सिनेंस, चाइनीज गन्ना। इन तीनों की खेती की जाती है। क्या है मेरे भाई, ये तीनों क्या है, कल्टीवेटेड है। कल्टीवेटेड मतलब इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, बहुत पूछा जाता है, सेक्रम रोबस्ट्रम। भैया ये जंगली है जिससे बांसुरी बनाई जाती है, या इसको बोलते हैं नरकुल। बहुत पूछा जाता है, नरकुल का वनस्पतिक नाम है तो सेक्रम रोबस्ट्रम, जिससे बांसुरी बनाई जाती है। कृष्ण भगवान कृष्ण हमारे बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका है सेक्रम सेपोनटेनम। अब बात आती है मेरे भाई सेपोनटेनम क्या है। तो गांव में आप लोग सुने होंगे कांसा, यदि कांसा में लोरेंथस निकल आए तो बहुत शुभ माना जाता है, तो वही वाला कांसा है मेरे भाई। तो ये कांसे में यदि लोरेंथस आ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, तो वही वाला कांसा है मेरे भाई। सेक्रम सेपोनटेनम कांसा, ये जंगलों में उगता है, ये गन्ने का ही भाई है जो जंगल में उगता है। तो ये आपका था क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। अब बात आती मेरे भाई कि सेक्रम ऑफिसिनेरम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 80। सेक्रम बारबेरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है मेरे भैया, 82 से 100। बहुत पूछा जाता है, 82 से 124। भैया सेक्रम सिनेंस में कितनी पाई जाती है गुणसूत्रों की संख्या, 118। बहुत पूछा जाता है, लेकिन आपके यूपी कैटेट आईसीआर और बीचयू में जो पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि भैया गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 80। यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ डिटेल में बनाता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी आपके फ्यूचर के लिए लाभदायक होगी। अब देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं भैया, तो जरा देखेंगे भाई। भाई आपने जातियों का देख लिया कि भैया जातियों की क्या उपयोगिता, ये भी तो देखिए क्या है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भैया नोबल केन किसे बोलते हैं, नोबल केन किसे बोलते हैं मेरे भैया, सेक्रम ऑफिसिनेरम को बोलते हैं। या श्रेष्ठ गन्ना है, नोबल मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ। भैया श्रेष्ठ गन्ना किसे बोलते हैं, सेक्रम ऑफिसिनेरम को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं आता। ये हमेशा पूछा जाता है नोबल केन किसे कहते हैं, सेक्रम ऑफिसिनेरम को। भैया श्रेष्ठ गन्ना इसको इसलिए कहते हैं कि इसका गन्ना चूसने में नरम होता है, चूसने में नरम होता है, चूसने में नरम होता है, उत्पादन भी इसका सबसे अधिक होता है, और गन्ने में रस की मात्रा भी सर्वाधिक होती है, और मीठा गन्ना भी होता है। कहने का अर्थ यही कि सेक्रम ऑफिसिनेरम की उत्पादकता प्लस उत्पादन दोनों बहुत अधिक हैं, इसीलिए इसको नोबल केन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है भारतीय गन्ना। ये क्या होता है, नरम होता है। क्या होता है भैया, सेक्रम ऑफिसिनेरम क्या होता है, नरम होता है चूसने में। और ये सेक्रम बारबेरी जिसको बोलते हैं मेरे भैया इंडियन कैन, क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंडियन कैन, या इसको बोलते हैं भारतीय गन्ना या देसी गन्ने का वनस्पतिक नाम है सेक्रम बारबेरी। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, सेक्रम बारबेरी किसका पेनिकलम है, भारतीय गन्ने का। अब बात आती है, आपने देखा होगा ऐसा गन्ना जो बहुत मजबूत होता है, जब आप कभी चूसते हो गन्ने को तो उसको गड़से से या खुरपे से काट काट के चूसना पड़ता है, या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप चूसते हुए अगर आपके दांत कमजोर हैं तो दांत भी तोड़ देता है। वही उसे इसी गन्ने को बोलते हैं दांत तोड़। जहां पे सियार जयकाल का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है वहां पे ये बोया जाता है। दूसरी बात, इसमें इसकी उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन मीठा ये गन्ना होता है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्रम सिनेंसिस को हम चाइनीज कैन के नाम से जानते हैं। भैया ऐसा करना है, देखने में तो बहुत भारी भरकम होता है, देखने में बहुत मोटा होता है, लेकिन जैसे या और देखने में भारी भरकम होता है और उत्पादन भी होता है, लेकिन रस की मात्रा नहीं होती। जब आप इस गन्ने को चूसेंगे तो इसके अंदर सोखता निकलता है। क्या निकलता है, सोखता। तो कहने का मतलब यही है कि देखने में तो बहुत मोटा होता है, लेकिन जैसे हम इसको पेराई करते हैं
या उत्पादित करते हैं तो उसमें रस की मात्रा बहुत कम निकलती और इसका उत्पादन भी इन किस्मों की अपेक्षा कम होता है। और सभी लोग जानते हैं चाइनीज कैन मतलब चाइना का माल वैसे भी लोकल होता है, चाइना का माल लोकल होता है, तो ये भी क्या है आपका ज्यादा नहीं। और बाकी मैंने इनको तो रोबस्टम क्या होता है, नरकुल होता है, सेपोंटेनम क्या होता है आपका कांसा होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि विश्व में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है। विश्व में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है कि विश्व में। और मैं आपको बता दूं कि जो ये डाटा मैं लिखाता हूं हर 3 महीने में चेंज हो जाता है, तो ये आपका इसी साल 2020 के लिए डाटा आपका है, क्योंकि आगे पता नहीं कितना उत्पादन किसका होता है, तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस समय आपका आईसीआर, ईबीजी और यूपी कैडेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वर्तमान में क्या कौन है, विश्व में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील, दूसरा स्थान भारत का है। तो ये उत्पादन की दृष्टि से है। अब अगर देखा जाए कि भारत में गन्ना उत्पादन में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 3 है भाई। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत में गन्ना की उत्पादकता किसकी है, तो भैया उत्पादकता किसकी है जरा दूसरा दूसरा क्वेश्चन, भारत में गन्ने की उत्पादकता में प्रथम राज्य वो है आपका तमिलनाडु। बहुत पूछा जाता है मेरा। तो ये तो कहां का था उत्पादकता, ये भारत की थी। लेकिन विश्व में कौन है भैया, विश्व में गन्ने की उत्पादकता में प्रथम देश तो कौन है मेरे भैया, क्यूबा। इसी को चीनी का कटोरा बोलते हैं। अब ये तो था मेरे भाई उत्पादन। अब बात आती कि मेरे भैया विश्व में गन्ने के क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम देश मतलब किसके क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल गन्ने का कहां है, तो भैया भारत में। दूसरा स्थान ब्राजील, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अब बात आती भैया गन्ना जब आपका उत्पादन होगा, गन्ने को हम किस लिए उगाते हैं मेरे भैया, चीनी के लिए, गुड़ के लिए, राख के लिए, और चीनी से और भी बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उनकी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन अब बात ये आती है मेरे भाई कि चीनी से गन्ने के रस से चीनी बनाने वाला प्रथम राज्य, तो ये अभी पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अब क्या हुआ, वर्तमान में चीनी के उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य महाराष्ट्र। अब बात आती है कि गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है, तो लिख लीजिए गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा 9.5 से 11%, गुड़ की मात्रा 12 से 13%, राब की मात्रा बहुत पूछा जाता है मेरे भैया 18 से 20%, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट और आपका ये आता है क्वेश्चन
कि भैया मोलासस 2 से 5% पाया जाता है। अब बात आती है मेरे भैया कि रस में चीनी की मात्रा थी, जिसमें आपका ये बहुत पूछा जाता है भाई, चीनी कितने परसेंट पाई जाती है, ब्राउन शुगर कितने परसेंट पाई जाती है, गुड़ कितने परसेंट पाई जाती है, राख कितने परसेंट पाई जाती है। अब बात आती है कि भैया गन्ने का, अगर हम गन्ने का रस अगर हम बैल कोल्हू के द्वारा पेराई करेंगे तो कितना आएगा, तो बहुत पूछा जाता है। कॉमन क्रेशर के द्वारा, कॉमन क्रेशर के द्वारा मतलब बैल कोल्हू के द्वारा यदि हम पेराई करेंगे तो आपको रस कितना प्राप्त होगा, 55 से 60%। यदि आप मशीन के द्वारा या पावर क्रेशर के द्वारा वो करेंगे तो आपको बहुत 60 से 65% रस प्राप्त होगा। तो होगा बड़ी बड़ी जो मिलों में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, वैक्यूम क्रेशर के द्वारा तो 70 से 75% आपको रस प्राप्त होता है। तो ये गन्ने में रस की मात्रा थी। अब किसके द्वारा किया जाता है ये आप याद रखिए, मोस्टली ये पावर वाला बहुत पूछा जाता है 60 से 65, तो इसको याद रखिएगा। तो बहुत आपका पूछा जाता है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद कि गन्ने की फसल से निकलने वाले उत्पाद, तो लिख लीजिए भाई, बहुत पूछा जाता है। गन्ने की फसल से निकलने वाले उत्पाद। अब ये उत्पाद कहां से निकलेंगे, जैसे ही गन्ना कट के मिलों में जाता है तो मिलों में जब पेराई होती है तो पेराई के बाद क्या निकलता है, नंबर 1 क्या उत्पाद है मेरे भाई, नंबर 1 बेगास। क्या है, बेगास। दूसरा क्या है आपका भैया, प्रेसमड। तीसरा क्या है मेरे भाई, मोलासस। मोलासस बहुत पूछा जाता। अब हो गया मेरे भाई बेगास, प्रेसमड और मोलासस। ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई कि बेगास का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो बेगास का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। बेगास का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हम पेराई करते हैं और जब गुड़ बनाते हैं तो उसको जलाने के काम भट्ठी में जलाते क्या है, बेगास, या गन्ने की खोई को क्या कहते हैं, बेगास। प्रेसमड का प्रयोग अम्लीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसमड का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रेसमड का प्रयोग किसमें किया जाता है मेरे भैया, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए। भैया मोलासस से दारू बनाई जाती है, एल्कोहल बनाई जाती है। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया ये क्वेश्चन आपका, तो इसको आप याद कर लीजिए कि भैया प्रेसमड का प्रयोग किस लिए किया जाता है मेरे भाई, तो प्रेसमड का प्रयोग अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ये आपके क्या थे, जब आप गन्ने को मिल में ले जाते हो तो मिल से ये निकलने वाले उत्पाद थे। अब बहुत पूछा जाता है मेरे भाई गन्ने की खोई को हम क्या कहते हैं, गन्ने की खोई को बेगास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, बेगास कहते हैं। अब बात आती है कि भैया बेगास का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बेगास का प्रयोग अभी मैंने ऊपर बताया ईंधन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है मेरे भैया। मैंने आपको फिर एक बार कहा कर रहा हूं कि यूपी कैडेट और आईसीआर और बीचयू में ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि भैया क्या कहते हैं मेरे भाई, गन्ने की खोई को क्या कहते हैं, बेगास कहते हैं। आइए अब बात आती है कि भैया इसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो भैया जलवायु या क्लाइमेट, मैंने आपको पहले ही बताया कि गन्ने की फसल के लिए सबसे पहले गन्ने की फसल के लिए गर्म तथा ह्यूमिड
क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, बहुत पूछा जाता है। गर्म तथा ह्यूमिड क्लाइमेट की जो आवश्यकता होती है, या बहुत पूछा जाता है मेरे भाई गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तथा वनस्पतिक वृद्धि के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के लिए या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सूटेबल टेम्परेचर 26 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। गन्ने की फसल के लिए सर्वोत्तम तापमान होता है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आपका आता है मिट्टी। क्या आता है मेरे भाई? तो गन्ने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है मेरे भैया? तो गन्ने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन है मेरे भाई? दोमट। कौन है मेरा? दोमट, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। बहुत पूछा जाता है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए मेरे पास? 6 से 7.5। इसको और लोम भी कहते हैं इंग्लिश में। अब आता है कि भैया गन्ने की, इसके बाद आपका प्रजातियां आता है। लेकिन प्रजातियां क्या है इसकी मोस्टली पूछा नहीं जाता है, पूछी नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोसा से स्टार्ट होते हैं, कोसा बहुत सी कोसा से स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसकी प्रजातियां पूछी नहीं जाती। तो मैं प्रजातियों का डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा सोविंग टाइम एंड सीड डेट, मतलब बुआई का समय तथा बीज दर। तो बुआई का समय क्या है मेरे भैया? बहुत पूछा जाता है शरदकालीन। क्या पूछा जाता है? शरदकालीन गन्ना, या इसको बोलते हैं ऑटमन। भैया कब बोया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। नेक्स्ट आपका आता है अधसाली। अधसाली बहुत भैया पूछा जाता है। अधसाली गन्ना कब बोया जाता है भैया? इंपॉर्टेंट है, जून और जुलाई में। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और अधसाली गन्ना 18 माह में पककर तैयार होता है। भैया बहुत पूछा जाता है, अधसाली गन्ना कितने माह में पककर तैयार होता है? 18 माह में। दूसरा समर या जायद, या इसको बसंतकालीन गन्ना भी बोलते हैं। बसंतकालीन भैया कब बोया जाता है? फरवरी और मार्च में। तो बुआई से भी क्वेश्चन आपका आता है। एक और आ जाता है, अधसाली जून जुलाई में अधसाली गन्ना कितने माह में पककर तैयार होता है? 18 माह में, लिख लेंगे। दूसरा अधसाली गन्ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है मेरे भाई? महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब ये तो था इसका भैया बुआई का समय। अब आती बीज दर की। तो बीज दर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई गन्ने की फसल को कैसे हम बोएं, क्योंकि गन्ने का बीज नहीं बोया जाता, गन्ने के तना बोया जाता है, या इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, या वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। अब बात ये आती है मेरे भाई कि भाई गन्ने की जो फसल होना चाहिए, कौन भाई? गन्ने की जो फसल होना चाहिए मेरे भाई, वो कितने माह पुरानी होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बता दिया, और ये गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल अगर हम जो आपकी ज्यादा महीने, ये कितने माह पुरानी होनी चाहिए? तो गन्ने की बुआई, बीज की बुआई के लिए जो फसल होना चाहिए 10 से 12 माह पुरानी होना चाहिए। 10 से 12 माह पुरानी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, जो कलिकाओं को शीघ्र मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, और पुनः शीघ्र मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, और अंकुरण बहुत जल्दी से होता है। प्लस इसमें अंकुरण का परसेंटेज भी बढ़ जाता है यदि आप 10 से 12 माह की फसल उगाते हैं, 10 से 12 माह पुरानी फसल को बीज के लिए या रोपाई के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले रोपाई के लिए फसल 10 से 12 माह पुरानी होना चाहिए।
रोपाई के लिए फसल 10 से 12 माह पुरानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब बात आती है मेरे भाई कि भाई बुआई के लिए हमने क्या किया, गन्ने की फसल का चुनाव तो कर लिया, लेकिन अब हमें यह डाउट रहता है कि हमें कौन सा पोर्शन, कि नीचे का पोर्शन या ऊपर का पोर्शन, कौन सा पोर्शन हमें सर्वोत्तम रहता है या कौन सा हमें बुआई के लिए चुनना चाहिए। तो भैया गन्ने की बुआई के लिए हमेशा 1/3 पार्ट, गन्ने की 1/3 पार्ट या गन्ने का ऊपरी भाग बुआई के लिए सर्वोत्तम होता है। रोपाई के लिए गन्ने का ऊपरी या ऊपरी भाग या 1/3 भाग, बहुत पूछा जाता है, गन्ने का ऊपरी भाग या 1/3 भाग रोपाई के लिए गन्ने का ऊपरी भाग 1/3 भाग सर्वोत्तम भाग बुआई के लिए सर्वोत्तम होता है। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया कि भैया रोपाई के लिए गन्ने का ऊपरी भाग या 1/3 भाग बुआई के लिए सर्वोत्तम होता है। रोपाई हो गया है तो बुआई यहाँ पे लिख लिया है, फिलहाल इसको हटा दीजिए या ये वाला पोर्शन कर लीजिए, क्योंकि एक बार रोपाई हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखे हैं, लिखे रहने दे। बस ये रोपाई के लिए गन्ने का ऊपरी भाग या 1/3 भाग सर्वोत्तम रहता है। किसके लिए? रोपाई के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है कि भैया गन्ने के प्रत्येक टुकड़े में कितनी आंख होना चाहिए। तो भैया गन्ने के प्रत्येक टुकड़े में एक बात और हम आपको बता दें, गन्ने को समूचा इसलिए नहीं बोया जाता क्योंकि इसमें हार्मोन का क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। ऊपर से नीचे तक हार्मोन का क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। इसलिए जो उनकी कक्षस्थ कलिकाएं हैं या कलिकाएं हैं उन पर जर्मिनेशन का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हार्मोन के द्वारा यूज कर ली जाती है, जिससे कि एनर्जी के लॉस हो जाने के कारण इनको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती और ये किनारे के टुकड़े तो किनारे के गांठे तो जम आती हैं, ऊपर किनारे के ऊपरी तो जम आएंगे, लेकिन बीच वाला पोर्शन क्या होता है, बहुत सा नहीं जमने पाता है। क्यों? क्योंकि बीज जमने के लिए उचित तापमान, वायु और नमी की आवश्यकता होती है, जो यहाँ क्या होती है, कमी हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन का भी ऊपर से नीचे जाना इनके अंकुरण पर बुरा प्रभाव डालता है। तो प्रत्येक कलिका को, गन्ने को काट कर ही बोना चाहिए। तो प्रत्येक टुकड़े में 2 से 3 आंख होना चाहिए। अब बात आ गई मेरे भाई कि प्रत्येक टुकड़े में कितनी आंख होना चाहिए, 2 से 3 आंख होना चाहिए। अब ये 2 से 3 आंख यदि हैं, मतलब 3 आंख यदि हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितने टुकड़े पड़ेंगे। तो गन्ने की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 35 से 40 हजार टुकड़ों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 35 से 40 हजार टुकड़ों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि भाई दूसरा क्वेश्चन, ये 3 आंख नहीं है, 2 आंख हैं। कितनी आंख है? 2। तो प्रति हेक्टेयर कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? देखिए 2 आंख वाले 2 आंख वाले 40 से 60 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन लिखते जाना, इससे क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया कि हमारे फसल में
जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाऊंगा मैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इसको आपको बार बार देखना है और यदि आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी करना। अब बात आती है कि भैया हमने आपको बताया 2 से 3 आंख वाले 35 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है, 2 आंख है तो 40 से 60,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। अब ये टुकड़ों का वजन कितना होगा, तो इन टुकड़ों का जो वजन होता है वो कितना होगा मेरे भाई, एक बार देखेंगे तो इन टुकड़ों का वजन कितना होगा। अब रियल में आ गई 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बहुत पूछा जाता। अब बात है मेरे भाई कि भैया बीज को बोने से पहले, मतलब बीज को बोने से पहले उपचार बहुत जरूर करना चाहिए या ट्रीटमेंट बहुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गन्ने की फसल से भैया ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आता है। तो आप देख लीजिए, गन्ने के टुकड़ों को उपचारित करने के लिए, गन्ने के टुकड़ों को उपचारित करने के लिए, उपचारित करने के लिए 0.5% एगलाल या 0.25% एरिटॉन, भैया बहुत पूछा जाता है, या 6% टेफासान नामक रसायन के घोल से उपचारित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये आपका शकरकंद में भी पूछा जाता है लेकिन इसकी मात्रा बदल जाती है। तो शकरकंद और गन्ने में याद रखिएगा कि बीज उपचार किससे किया जाता है, एगलाग, एरिटान या टेफासान से। तो ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, अन्य वाला क्वेश्चन है। अब बात आती भैया चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्यूबा को। किसको बोलते हैं? क्यूबा को, क्योंकि यहाँ पे चुकंदर से चीनी सबसे ज्यादा है। अब आता है भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। कहा मेरे भाई? भारत में चीनी का कटोरा बाउल, या बहुत पूछा जाता है बाउल ऑफ शुगर इन इंडिया। तो कौन है मेरे भैया? यूपी। अगर बोल दिया जाए भैया बाउल ऑफ शुगर केन इन वर्ल्ड, तो कौन है मेरे भाई? क्यूबा। कौन है मेरे भैया? बहुत पूछा जाता है, क्यूबा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत पूछे गए ये क्वेश्चन है आपका। अब बात आती है कि गन्ने की फसल में पुष्पक्रम क्या होता है, क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो देख लीजिए भाई, गन्ने में जो पुष्पक्रम यहाँ पे निकलता है वो कितने माह बाद निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि मेरे भाई गन्ने की फसल में पुष्पक्रम 10 से 12 माह बाद निकलता है। गन्ने की फसल में पुष्पक्रम 10 से 12 माह बाद निकलता है। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन कि गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो। दूसरा क्वेश्चन, गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई?
तो बहुत पूछा जाता है एरोइंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? एरोइंग। भैया बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भैया। अब आते हैं मेरे भाई सिंचाई की सिंचाई। तो भैया ये जो सिंचाई आपका पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई कि भैया गन्ने में सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था है तो फॉर्मेटिव स्टेज। लेकिन तब भी हम देखेंगे डिटेल में जर्मिनेशन, ये जो फेज है ये बुआई के 0 से 60 डेज आते हैं, मतलब DA मतलब डे आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेटिव स्टेज। भैया ये एक आपकी ऐसी स्टेज है जब जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि आपने इस समय जल नहीं दिया तो आपकी फसल को बहुत नुकसान होगा। ये आपकी एक ऐसी फसल है, ये आपकी एक ऐसी अवस्था है जब आपका पानी बहुत ही इस स्टेज मांगते हैं। तो भैया सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है तो कौन है भैया? फॉर्मेटिव स्टेज, यही इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावा एक और फेज आती है ग्रांड फेज। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछी जाते हैं कि 130 से लेकर के 250। नेक्स्ट आपकी आ जाती है कि मैच्योरिटी फेज। अगर आप परिपक्वता के समय, यदि आपने परिपक्वता के समय आपने पानी लगाया है तो आपके गन्ने में वाकई में बहुत वृद्धि हो जाती है। तो ये आपकी क्या है? डेज, मतलब डे आफ्टर सोइंग के बाद आती है। तो ये, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सिंचाई गन्ने की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, गन्ने में सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है तो कौन है? फॉर्मेटिव स्टेज। लिख लीजिएगा। बहुत पूछा जाता है कि गन्ने में क्या है मेरे भाई? गन्ने में सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है फॉर्मेटिव फेज या स्टेज, दोनों बात एक ही हैं। अब बात आती है कि भैया गन्ने की परिपक्वता की माप किसके द्वारा करते हैं। बहुत ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया गन्ने की परिपक्वता की माप किसके द्वारा करते हैं। तो गन्ने की परिपक्वता की जो माप करते हैं मेरे भाई, किसके द्वारा करते हैं? तो लिख लीजिए, गन्ने की परिपक्वता की माप, गन्ने की परिपक्वता की माप हैंड रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। अब बात आती है कि भैया इस पे रीडिंग कितनी होती है। हैंड रिफ्रेक्टोमीटर पर रीडिंग 0 से 20 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 0 से 20 होती है। अब बात आ जाती है कि हैंड रिफ्रेक्टोमीटर से रीडिंग लेते कहाँ है। तो भैया गन्ने के मध्य भाग से। कहां से लेते हैं मेरे भैया? अगर आपसे पूछ दिया जाए हैंड रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा जो रीडिंग ली जाती है कहां से ली जाती है? गन्ने के मध्य भाग से। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके अलावा आपका आता है कि भैया गन्ने के रस में ब्रिक्स की मात्रा। क्या पूछा जाता है मेरे भाई? गन्ने के रस में, तो गन्ना बार बार लिखना उचित नहीं क्योंकि मैं गन्ने की फसल ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे टाइम लॉस होगा। तो गन्ने की फसल में ब्रिक्स साइटोमीटर द्वारा मापते हैं। अब ब्रिक्स साइटोमीटर क्या करता है? चीनी में TSS की मात्रा को मापता है। अब TSS क्या है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड। अगर कभी कभार ये 1-2 बार पूछा गया है ब्रिक्स साइटोमीटर क्या मापता है, तो वहां पे TSS क्या मापता है? TSS, जिसको बोलते हैं मेरे भाई टोटल सॉल्युबल सॉलिड। मतलब जो ऐसे पदार्थ, जो चीनी के टुकड़े होते हैं, गन्ने के रस में कितने हैं, वही इसको मापने का कार्य करता है। जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ब्रिक्स। अब बात आती है कि मेरे भाई
गन्ने की कटाई के समय ब्रिक्स रीडिंग कितना होना चाहिए? तो लिख लीजिए, गन्ने की कटाई के समय, बहुत पूछा जाता है, गन्ने की कटाई के समय गन्ने में ब्रिक्स रीडिंग 16 से 18 ब्रिक्स होना चाहिए। बहुत पूछा जाता है, या कहीं किताबों में आपका 17 से 19 भी दिया है या 18 से 20 भी दिया है। अगर ये वाला ऑप्शन, सबसे पहले में क्या करना है, 16 से 18। तो ये आपके गन्ने से क्वेश्चन थे जो बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे आपका जून और जुलाई का महीना लगता है, जैसे जून जुलाई का महीना लगता है, बरसात होती है, वनस्पतिक वृद्धि बहुत भारी मात्रा में होती है और हवाएं चलती, तो गन्ने गिरने के क्या रहते हैं, चांस रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गन्ने के कूड़ों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं मेरे भाई? गन्ने के कूड़ों पर चारों ओर मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि गन्ने के चारों ओर, गन्ने के कूड़ पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को, जैसे हम आलू में चढ़ाते थे, उसी प्रकार गन्ने के कूड़ों पर भी हम मिट्टी चढ़ाते हैं। तो बहुत पूछा जाता है कि गन्ने के कूड़ पर या पौधे के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को, किसको मेरे भैया, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को एर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एर्थिंग। यह एर्थिंग संबंधित है गन्ने से। अगर सीरियल फसलों में हम देखें किससे संबंधित है, गन्ने से। अगर वेजिटेबल क्रॉप में देखेंगे तो किससे संबंधित है मेरे भाई, आलू से। तो भैया मूंगफली से भी संबंधित है, गन्ने से भी एर्थिंग संबंधित है, आलू से भी संबंधित है, सूरजमुखी से भी संबंधित है। एक आता है क्वेश्चन, रेपिंग संबंधित है। रेपिंग मीन्स होता है ढकना। जैसे गन्ने की फसल कट जाती है तो कटने के पश्चात सूखी पत्तियों से गन्ने के ऊपर क्या होता है, ढक दिया जाता है। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, रेपिंग। अब बात आती है कि आपने मिट्टी भी चढ़ा लिया तब भी गन्ने की फसल बहुत ऊंची हो गई, अब भी गिरने के चांस रहते हैं। तो किसान क्या करता है, 4-5 गन्ने को सुबह के समय सूखी पत्तियों में लपेट के बांध देता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, लिखिए। तो क्रिया को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो यही पूछा जाता है, टाइम संबंधित है गन्ना से। टाइम संबंधित है गन्ना से, बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं मेरे भाई कि ब्लाइंड होइंग किससे संबंधित है, अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग संबंधित है गन्ना से। कभी कभार क्या होता है, गन्ने की बुआई हम करते हैं और बरसात हो जाती है तो उसकी पपड़ी को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भैया, तो इसका तो ब्लाइंड होइंग से करते हैं। अब बात आती है मेरे भाई, क्वेश्चन छूट गया, टाइम किस महीने का करते हैं, अगस्त में। और जो ये मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं मतलब एर्थिंग, ये जून और जुलाई में करते हैं। बहुत पूछा जाता है ये आपका क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है। अब आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे भाई, जैसे ही आपने पूरी फसल आपकी हो गई और होने के पश्चात, हाँ एक क्वेश्चन ये है कि गन्ने को पकाने वाला हार्मोन कौन है। गन्ने को, बहुत हिट क्वेश्चन है, गन्ने को पकाने वाला हार्मोन, पकाने वाला हार्मोन कौन है मेरे भाई, ग्लाइफोसेट। बहुत पूछा जाता है गन्ने को पकाने वाला हार्मोन कौन है मेरे भाई, ग्लाइफोसेट। अब इसके बाद आपके आते हैं भैया कीट। जो कीट कोई ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ एक ही कीट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, पायरिल्ला। इसके बच्चे तथा वयस्क दोनों मिलकर के पौधों की पत्तियों से तथा तने से रस चूसते हैं
और इसके माउथ पार्ट होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिल्ला परप्यूसिला। पायरिल्ला परप्यूसिला बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब बात आती है, यह गन्ने का मुख्य कीट है। यह गन्ने का मुख्य कीट है या मेन इंसेक्ट ऑफ शुगर केन। यह गन्ने का मुख्य कीट है। मुख्य कीट उसी को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट आपका आता है मेरे भैया तना बेधक। कौन आता है मेरे भैया? तना बेधक या स्टेम बोरर। भैया तना बेधक क्या करता है? तना में छेद करके खाता है। इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? साइरोफेगा इंसर्टुलस। नेक्स्ट आपका आता है जड़ बेधक। क्या आता है? जड़ बेधक। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका गन्ने का मुख्य कीट पायरिल्ला ही है, लेकिन आप तब भी जानकारी के लिए, क्या नाम है साइंटिफिक? इमैलोसेरा डिप्रिसिला। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। इसके बाद आपका आता है मेरे भैया रोग। आपका रोग से मेरे भाई, मैंने आपको बताया रोग से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रोग है आपका मेरे भाई? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया रोग किसे कहते हैं। एबनॉर्मल का डिजीज क्या होता है? डिजीज क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट डिजीज का डिजीज के बाय 2 फैक्टर। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर में आपका आता है फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और ये बैक्टीरिया और निमेटोड। नेक्स्ट आपका एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं, टेम्परेचर आता है, सॉइल टेम्परेचर आता है, एयर आता है, सॉइल मॉइस्चर आता है। ये सभी चीजें आती हैं एयर में। लेकिन हमें क्या करना है? रोग से ज्ञात करना है क्या होता है रोग। नंबर 1 रेड राट या लाल सड़न। भैया यह गन्ने का मुख्य रोग है, लेकिन यह किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। साइंटिफिक नेम क्या है मेरे भैया? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। यह गन्ने का मुख्य कीट है, मुख्य रोग है। यह गन्ने का मुख्य रोग है। दूसरा, यह बीजजनित है। कैसा है? यह बीजजनित रोग है। कैसा रोग है? बीज जनित। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपका आता है, एक आपका है लगता है जो पूछा जाता है ग्रेसी सूट। ग्रेसी सूट बहुत पूछा जाता है। ग्रेसी सूट किसके द्वारा होता है? माइको प्लाज्मा के द्वारा। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई कि ग्रेसी सूट रोग किसके द्वारा होता है? तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हीप समट। देखो भाई टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए टाइम ज्यादा होगा तो अब भी दिक्कत है, वीडियो ज्यादा टाइम की नहीं होना चाहिए। फंगस व्हीप समट किसके द्वारा होता है मेरे भैया? फंगस के द्वारा होता है। क्या नाम है मेरे भाई? आस्टिलागो ससीटामिनिया। बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है उकठा रोग। क्या आता है? उकठा रोग या विल्ट किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। ये भी आपका रोग ऐसा रोग है जो बहुत पूछा जाता है। किसके द्वारा होता है?
सेफेलोस्पोरियम सकेरी के द्वारा। ये आपका बहुत पूछा जाता है मेरा भैया ये रोग। और आपका इसके बाद आपका टाइम आपका आता है उपज, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अधसाली 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 800 से 1000 इधर लिख दे वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये वही फसल है जो 18 माह में पककर तैयार होती है। नेक्स्ट आपकी है जो 12 महीने में, या जिसको बोलते हैं 12 महीने में या बसंत कालीन या गर्मी वाला गन्ना, वो उसकी उपज कितनी होती है मेरे भैया? 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये वाली अधसाली बहुत पूछी जाती है, गन्ने की उपज कितनी होता है? तो भैया कितनी होती है मेरे भाई? 800 से 1000 कुंटल। एक और क्वेश्चन छूट गया है मेरे भाई कि जब गन्ने की फसल एक बार उगाने के बाद जब दूसरी वाली फसल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेड़ी। तो बहुत पूछा जाता है राटूनिंग संबंधित है। राटूनिंग संबंधित है तो किससे संबंधित है? गन्ने से। राटूनिंग किससे संबंधित है? गन्ने से। अब और एक बात आती है मेरे भाई कि कभी भी बीज के लिए राटूनिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, या कभी भी बीज के लिए पेड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। राटून मीन्स क्या होता है? पेड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही आपकी गन्ने की फसल थी, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और ख़ासकर अपने 11वीं के छात्र को और 12वीं के छात्र प्लस जो ICR, BG और UP कैडेट की तैयारी करता है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि गन्ने की फसल से यदि क्वेश्चन आएगा तो इससे कहीं भी नहीं जाएगा। थैंक यू।